विक्रांत इंजीनियरिंग का 772 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। कोई इसको हाई ग्रोथ कंपनी बता रहा है, कोई इसको हाई रिस्क कंपनी बता रहा है, कोई बोल रहा है लिस्टिंग गेन तो ले लो पर आगे ग्रोथ नहीं है, कोई कह रहा भैया आगे ग्रोथ है लिस्टिंग गेन नहीं। रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है, भैया क्या करूं मैं, लगाऊंगे नहीं लगाऊं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं डेटा और फैक्ट की मदद से। तो आज करेंगे विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ रिव्यू, जिसमें बात करेंगे भैया ये कंपनी है क्या, कब बनी थी, क्या करती है, इसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इसकी सेल पे बात करेंगे, प्रॉफिट पे बात करेंगे, कर्जे पे बात करेंगे, कंपटीशन पे बात करेंगे, सरकार पे बात करेंगे, सब चीजों पे होगी बात। और लास्ट में इस आईपीओ को 10 में से रेट करेंगे कि मैं इसको स्ट्रेंथ और वीकनेस के आधार पे फाइनली क्या नंबर देता हूं, और किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को पैसा लगाना चाहिए, किस कैटेगरी के इन्वेस्टर को नहीं लगाना चाहिए। ये सब बातें बताएगा आपका राहुल। बिजनेस केस स्टडी तो इस चैनल पे आती रहती थी, आती भी रहेगी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा फाइनेंस की तरफ रुख किया जाए। स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन पे बात करें, आईपीओ रिव्यू पे बात करें, एसआईपी पे बात करें, म्यूचुअल फंड पे बात करें। तो आप सभी की ओपिनियन चाहिए भाई साहब, क्या आपको लगता है आपके भाई को फाइनेंस पे आ जाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में बता देना साहब। तो आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा में जनता जनार्दन की जय बोलते हैं और करते हैं इस आईपीओ रिव्यू की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं विक्रांत इंजीनियरिंग करती क्या है। विक्रांत इंजीनियरिंग एक ईपीसी कंपनी यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कमीशनिंग कंपनी है, जो कि वाटर, पावर और रेलवे रिलेटेड प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करती है। ज्यादा भारी हो गया ना, आराम से समझाएंगे देसी भाषा में। ये कंपनी सरकार से या सरकारी कंपनियों से या कुछ प्राइवेट सेक्टर से सीधे कॉन्ट्रैक्ट लेती है कि भैया तुम बताओ क्या काम करने का है। पानी से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड और रेलवे से रिलेटेड। पानी की लाइन बिछानी है, हमको बताओ। बिजली घर घर पहुंचानी है, हमको बताओ। रेलवे इलेक्ट्रीफाई करना है, हमको बताओ। हम जो भी आप हमें प्रोजेक्ट दोगे उसकी इंजीनियरिंग हम बनाएंगे, नक्शे हम बनाएंगे, उसका माल हम खरीदेंगे, लेबर हम लगाएंगे, उस काम को कर कुरा के फाइनल करके तुम्हारे हाथ में चाबी देंगे कि लो साहब काम चालू। इसको कहते हैं ईपीसी। इंजीनियरिंग भी हम करेंगे, प्रोक्योरमेंट भी हम करेंगे और कमीशन भी हम करेंगे, यानी सोचने से लेके करने तक सारा काम हमारा। आगे बात समझ में, ये कंपनी क्या काम करती है। तो अगर डिटेल में समझना हो तो बिजली में मान लो कि बिजली पैदा हुई, उसको 765 केवी की हाई टेंशन लाइट से लाना, उसके बिजली के खंभे लगाना, टावर लगाना, लाइन बिछाना, सब स्टेशन लगाना और आपके घर तक बिजली पहुंचाना। ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये काम इस तरह की कंपनियां करती है। या पानी के लिए कोई मान लो नदी से पानी या अंडरग्राउंड से पानी निकालना, पानी की पाइपलाइन बिछाना और आपके घर तक, नल तक पहुंचाना, ये काम ये कंपनी करती है। अब समझ में आ गया। अब क्योंकि काम ये सारा सरकारी टाइप नेचर का है, तो मोस्टली जो काम है या तो गवर्नमेंट से या सरकारी कंपनियां जैसे पावर ग्रिड, एनटीपीसी, यहीं से इनको काम मिलता है। 80% काम यहाँ से मिलता है, 20% ये प्राइवेट काम करते हैं। अब इस कंपनी ने क्या काम किया, क्या सेल्स है, क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पर इसको समझने से पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, ये काम कैसे करती है। एक बार ये समझ जाओगे तो मैं आगे जब स्ट्रेंथ वीकनेस बताऊंगा आपको समझाना आसान रहेगा। तो आसान शब्दों में, जब भी सरकार को कोई काम कराना होता है या प्राइवेट को करना होता है, वो टेंडर निकालते हैं। ये टेंडर में जाके वैसे बिडिंग करती है, बाकी सब कॉम्पिटिशन सब बिडिंग करते हैं। जिनकी बिडिंग सस्ती होती है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होता है, उनको टेंडर अलॉट हो जाता है। अलॉट होते ही खुद की डिजाइन, खुद की टीम लगा के, खुद ही मटेरियल खरीद के लगाते हैं, खुद की टीम लगा देते हैं, काम चालू कर देते हैं। और जैसे जैसे काम हो रहा होता है, वैसे वैसे टुकड़ों में सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से पैसा आ रहा होता है। अच्छा, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट खत्म करते जाते हैं, जितनी जल्दी खत्म करते हैं, जितना ढंग से खत्म करते हैं, उसके पीछे और इमेज बनती है और ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस कवर करते हैं और इसी के अंदर फाइनेंशियल पॉइंट, सेल, प्रॉफिट सब कवर कर लेंगे। सबसे पहली स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। देखो, घोड़ों की रेस में भैया घोड़ों से ज्यादा ध्यान दो जॉकी पे कि उसको चला कौन रहा है। गाड़ियां सब एक जैसी होती है, ड्राइवर ही रेस जिताता है। तो किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने से पहले देखो उसके पीछे फाउंडर कौन है, उसका एक्सपीरियंस, उसका कैलिबर क्या है। इस कंपनी के प्रमोटर है राकेश मारखेड़कर जी। इनकी एजुकेशन हुई है बिट्स पिलानी से और IIM बेंगलोर से, यानी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। उसके बाद उन्होंने 1990 में LNT के साथ काम किया, 13 साल उनके साथ काम किया। LNT ईपीसी सेक्टर में भाई साहब स्टार्ट काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी यही है, तो वहां एक्सपीरियंस लिया। LNT एक MLP प्रोग्राम कराती है, जहां से अपने एम्प्लॉय में कुछ लीडर छांटती है और उनको अलग से ट्रेन करती है। तो 25,000 आदमियों के बीच में से 20 आदमी सिलेक्ट हुए थे, उसमें ये व्यक्ति थे। 2003 में LNT से निकल के एक ब्रिटिश कंपनी के CEO बने, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात तो आज भी है,
पर सोचो 2003 में L&T का एक्सपोजर लिया, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर लिया। उसके बाद इंडिया वापस आके इन्होंने अलग अलग कंपनियों में काम किया संकट मोचक की तरह। किसी कंपनी ज्वाइन की, उसमें कोई चीज नहीं थी, उसको ठीक किया, प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, नेक्स्ट कंपनी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व किया, नेक्स्ट कंपनी। ऐसे इन्होंने 3-4 कंपनी में अलग अलग काम किया और उसमें बजाज इलेक्ट्रिकल इनकी लास्ट जॉब थी। अब ये सब मुझे पता कैसे पड़ा, जब कंपनी की रिसर्च कर रहे थे तो फाउंडर की रिसर्च करी तो एक आर्टिकल मिला, सौरभ मुखर्जा जी ने एक आर्टिकल लिखा था इनके ऊपर कि भैया कैसे कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने कंपनियों को टर्न अराउंड करने में महारत हासिल है, और उसमें इनके नाम के आगे लिखा था कि भैया लीजेंडरी ट्रैक रिकॉर्ड है। तब मुझे इनमें इंटरेस्ट जगा और तब इतनी रिसर्च इन पे की। फिर 2014 में 50 साल की उम्र में इन्होंने कहा यार बहुत हो गई नौकरी, अब करेंगे खुद का धंधा। तो एक कंपनी आपको दिख रहा होगा कि कंपनी 2008 में रजिस्टर्ड है, लेकिन 2008 में प्रमोटर दूसरे थे, कोई और थे। 2014-15 में ये एंटर हुए, वो पुराने प्रमोटर गए, ये एंटर हुए, और एक्चुअल सही मायनों में इसकी शुरुआत 14-15 से हुई है। तो अभी आप जो देख रहे हैं कि यार इनकी 1000 करोड़ के आसपास की सेल है, 916 करोड़ की, ये 10 साल की मेहनत है मात्र, और उसमें कोरोना भी था। कंपनी 17 साल पुरानी दिखती है लेकिन है सिर्फ 10 साल पुरानी, और जो चला रहा है प्रमोटर उसको है 30-35 साल का एक्सपीरियंस। और बाकी भी टीम में कई लोग IIT से हैं, IIM से, तो हार्डकोर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल चला रहा है इस कंपनी को, देसी कंपनी नहीं। ये सब डिटेल RHP में है, आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी रिसर्च के पीछे क्वेरी भी दिखी, अरे कंपनी 10 साल में इतनी तेजी से दौड़ गई है क्या, चक्कर क्या है? फिर पता पड़ा रहा है बहुत पुराना एक्सपीरियंस है यार। सेकंड जो इस कंपनी की स्ट्रेंथ है कि भैया ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और ग्रोथ बहुत तेजी से की है, और फ्यूचर पोटेंशियल भी अच्छा दिख रहा है। कैसे? डेटा से बात करते हैं। पिछले 3 साल की बात करें, 2023 में सेल थी 524 करोड़ रुपए, 24 में थी 786 करोड़ रुपए, और अभी लास्ट ईयर थी 916 करोड़ रुपए। यानी अगर 3 साल का एवरेज पकड़े तो 32% की CAGR से ग्रोथ की है, जो कि इंडस्ट्री में 3rd हाईएस्ट है। इनकी बात करें EBITDA की, जो कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसकी बात करते हैं, उसमें भी ग्रोथ दिख रही है। 2023 में था 80 करोड़, फिर हुआ 133 करोड़, और लास्ट ईयर 2025 में था 160 करोड़। यानी EBITDA बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है। EBITDA परसेंटेज की बात करूं, 23 में था 15% के आसपास, 24 में था 17%, 25 में हो गया 17.5%, और ये इंडस्ट्री में हाईएस्ट है इतना प्रॉफिट। इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 43 करोड़ का प्रॉफिट था 23 में, 75 करोड़ का हो गया 24 में, 78 करोड़ का प्रॉफिट है 25 में। परसेंटेज में बात करें पैट का, 2023 में 8% पैट था, 24 में हो गया 9.5%, अभी 2025 में 8.5%, जो कि इंडस्ट्री में 2nd हाईएस्ट है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में था 32%, फिर आया 25%, अब है 16% रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इनका गिर रहा है नीचे, ये गिरने के बाद भी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी अपनी पूंजी पे कितना पैसा कमा रहे हैं, कहने को तो ये गिर रहा है, लेकिन गिरने के बाद भी अभी इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। और ये गिर इसलिए रहा है कि पिछले 1-2 साल में कंपनी में काफी पूंजी आई, तो पूंजी आई, उसका रिटर्न तो अब आना बाकी है, इसलिए ये गिर रहा है। सेम चीज अगर मैं बात करूं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वो भी 23% है, इंडस्ट्री में हाईएस्ट है। तो सेल बढ़ रही है, EBITDA बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ROE हाईएस्ट है, ROC हाईएस्ट है। तो फाइनेंशियल्स में तो भैया काम बढ़िया चल रहा है। प्रोजेक्ट्स की अगर इनकी बात करते हैं, अब तक क्या कर चुके हैं ये, तो अब तक 14 स्टेट में 45 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 1919 करोड़ यानी टोटल 2000 करोड़ के आसपास का काम कर चुके हैं। और अभी 16 स्टेट में 44 प्रोजेक्ट रनिंग चल रहे हैं और 2400 करोड़ का काम जेब में पड़ा है। यानी इस साल 916 करोड़ का टर्नओवर तो इस साल है, और 2400 करोड़ के प्रोजेक्ट जेब में पड़े हैं। यानी आने वाले 2-3 साल का रेवेन्यू तो जेब में लेके बैठे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है। तीसरा पॉइंट, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और पैन इंडिया प्रेजेंस है। यानी सोचो अभी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी बात करें, 16 स्टेट है, 16 स्टेट में 44 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। टोटल कवर करूं तो अब तक 22 स्टेट में अलग अलग जगह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके हैं। यानी किसी एक स्टेट पे डिपेंडेंसी नहीं है। रेल के प्रोजेक्ट भी करते हैं, पानी की भी करते हैं, पावर की भी करते हैं, मतलब किसी एक सेक्टर पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। और 44 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यानी किसी एक प्रोजेक्ट पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। यानी होता है ना कि ये प्रोजेक्ट गया तो कंपनी गई, ये राज्य में कुछ हो गया तो कंपनी गई, ये सेक्टर में कुछ हो गया तो कंपनी गई। किसी भी सेक्टर में, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ ऊपर नीचे होने से कंपनी के मेजर फर्क नहीं पड़ता। हर जगह इनका मामला डाइवर्सिफाइड है। और 22 स्टेट में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, 190 लोकेशन पे ये बैठे हुए हैं। चौथा, बाजार में अच्छी रेपुटेशन और स्टैंडिंग है। कैसे साहब? देखो EPC सेक्टर में जितने भी इनके कॉम्पिटिटर हैं उनकी तुलना में ये सबसे छोटे कॉम्पिटिटर हैं। EPC में जितनी भी कंपनियां हैं इनके कॉम्पिटिशन में उनकी तुलना में सबसे छोटी कंपनी है। फिर भी मात्र 10 साल के अंदर इतने प्रोजेक्ट उठा लिए, इतने राज्यों में उठा लिए, इतने सेक्टर में उठा लिए। और अभी हमने डिस्कस किया इनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि एक प्रोजेक्ट करके दिखाओगे, वो टाइम से हुआ, अच्छा हुआ तो फिर 2 मिलते हैं,
और वो 2 अच्छा करके दिखाओगे और वो टाइम से और अच्छा होता है तो आगे 4 मिलते हैं। इतने प्रोजेक्ट मिलने का मतलब है कि इससे पहले के प्रोजेक्ट टाइम से और एग्जीक्यूटली हो गए और तभी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में कंपनी एंटर कर गई और इसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। इतने कंपटीशन वाले सेक्टर में भी घुस के जगह बना ली है, अपना लोहा मनवा लिया है, नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेंथ की बात है। अब 5वां पॉइंट की किया कैसे, इनका है असेट लाइट मॉडल। यानी ये जहां भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं ये खुद की मशीनें या खुद के खरीदी हुई चीजें नहीं लेके जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केस में जहां काम रेंट से हो सकता है ना, रेंट से करते हैं, फिक्स कॉस्ट रखते ही नहीं। तो जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी ली, उतने दिन किराए पे ली, उसको वापस करी, तो बहुत ज्यादा असेट में खर्चा नहीं करना। जो खर्चा करना है एग्जीक्यूशन में करना है, माल में करना है। तो इनका असेट टर्नओवर वो है 101, यानी इनके पास अगर 1 रुपए की असेट है तो उस 1 रुपए की असेट से 101 रुपए का काम ये कर लेते हैं। और ये जो रेशियो है ये पूरी इनके कॉम्पिटिशन इंडस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इनका 12 के आसपास है, यानी जितना माल खरीदते हैं उसको बेच के दोबारा माल खरीद के ऐसे 12 बार पूरा माल घुमा देते हैं। और जो भी फाइनेंस और बिजनेस के बंदे जानते हैं, जितना हायर रोटेशन होता है उतना जल्दी काम होता है, उतना कम पैसे में ज्यादा टर्नओवर आप खींच सकते हैं। एक और स्ट्रेंथ जो इनको मजबूत बनाती है वो है इनकी इन हाउस टीम। इनकी टीम में टोटल 12 इंजीनियर है जिनके पास टोटल 93 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और क्योंकि किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी और से पूछना नहीं है, जैसे ही प्रोजेक्ट मिला खुद की टीम लगी, फटाफट एग्जीक्यूट किया। और एक ही टीम है, एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर लेती है, कॉस्टिंग भी कम आती है, प्लस टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ है ही, बाजार से इनको खतरनाक सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं हमको घर घर जल पहुंचाना है साहब। अगर बिजली का मिशन, अरे एक एक गांव को इलेक्ट्रीफाई करना है साहब। तो सरकार का इस समय पूरा फोकस है कि घर घर पानी पहुंचाओ, घर घर बिजली पहुंचाओ। तो सरकार खूब इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जा रहा है। तो अगले 5-7 साल तक ये जब तक मिशन चलता रहेगा, इस सेक्टर की हर कंपनी के पास हमेशा काम रहेगा। अब आते हैं भाई साहब इनकी वीकनेस पे, कि कुछ तो वीकनेस होगी, सब कुछ अच्छा थोड़ी होता है भैया। वीकनेस तो है, पहली वीकनेस है हाई कंपटीशन। देखो रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है, प्रॉफिट तेजी से बढ़ा है, इंडस्ट्री में हाईएस्ट स्पीड से बढ़ा है, लेकिन अगर आपस में कंपेयर करेंगे ना खुद से, तो थोड़ा टर्नओवर धीरे से बढ़ा है। 23 में टर्नओवर था 524 करोड़, 24 में आया 786 करोड़, यानी लगभग 50% की ग्रोथ। लेकिन 786 से अब की बार क्या है 916 करोड़, यानी मात्र 17% की ग्रोथ। तो बाजार से कंपेयर करो तो भाई बाजार से तो मैं सबसे तेज दौड़ रहा हूं, लेकिन हम खुद से ही कंपेयर करें तो भाई पहले साल की तुलना में इस साल ग्रोथ कम हो गई है। सेकंड, यही बात प्रॉफिट में और देखी जाती है। एक और देखो, प्रॉफिट में आप देखो पिछले साल प्रॉफिट था 74 करोड़, अब की बार प्रॉफिट है 78 करोड़, यानी कितना परसेंट बढ़ा? मात्र 4%। सेल कितनी बढ़ी? 17%। प्रॉफिट कितना बढ़ा? 4%। इसका मतलब क्या है कि भैया मार्जिन पे प्रेशर है, नए कॉन्ट्रैक्ट उठाने के लिए, नई बिड उठाने के लिए थोड़ा मार्जिन कम रखना पड़ रहा है, तभी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। तो ये जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता जाएगा भैया, वो सेल पे थोड़ा प्रेशर आएगा, प्रॉफिट पे थोड़ा प्रेशर आएगा। ये एक प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इस कंपनी की प्रॉब्लम है, सेक्टर की प्रॉब्लम है। किसको भी तेजी से ग्रोथ करना है और अब कंपटीशन है तो मार्जिन कम रखने पड़ेंगे। सेकंड, अगेन हाई रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फिर वापस बिजनेस मॉडल पे चलो। बिजनेस मॉडल क्या कहता है? तुम टेंडर उठाओगे, अपनी डिजाइन लगाओगे, अपनी टीम लगाओगे, माल खरीदोगे, अपना आदमी लगाओगे, पैसा बाद में आएगा। तो तुमको जितना ज्यादा प्रोजेक्ट उठाना है उतने ज्यादा तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए साहब। तो तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम छोटा प्रोजेक्ट उठा पाओगे, ज्यादा है तो ज्यादा प्रोजेक्ट उठा पाओगे। और पहले पैसा तुम्हारा फंसेगा, बाद में पेमेंट आएगा। तो कल को मान लो पेमेंट बाद में ना आए या धीरे धीरे आए, रो रो के आए, तब तुम्हारा क्या होगा साहब? ये कई बहुत बड़ा रिस्क है। इसको डेटा से अगर मैं बात करूं तो पिछले साल टर्नओवर हुआ 916 करोड़ का, उसमें 634 करोड़ रुपए की उधारी अभी बाकी है, यानी लगभग 70%। और उसमें लगभग 80 करोड़ ऐसे हैं जो कि 6 महीने से ही नहीं आए। तो एक प्रेशर हमेशा कि भाई टर्नओवर तो कर लिया, माल तो कर लिया, डिलीवर भी कर दिया, लेकिन आगे से पैसा नहीं आ रहा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। लेकिन अगेन ये कंपनी का कंसर्न नहीं, पूरे सेक्टर का ही कंसर्न है, सबके साथ यही होता है। लेकिन एक ओवरऑल पॉजिटिव बात यह है, क्योंकि काम सरकार के साथ होता है और सरकार में पैसा डूबता नहीं, आज नहीं तो कल, देर नहीं तो सवेर आता तो है ही। तीसरी जो समस्या कंपनी के साथ दिखती कि भैया कर्ज बढ़ रहा है। अब अगेन वो बिजनेस मॉडल से रिलेट करो। आपको अगर नए नए प्रोजेक्ट उठाने हैं तो उसके लिए और पैसा चाहिएगा, और पैसा जितना जेब का था लगा दोगे। स्पीड बढ़ानी है तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो इनका डेट जो 2023 में 154 करोड़ था वो बढ़ के 183 करोड़ हो गया, लास्ट ईयर 273 करोड़ हो गया। लेकिन इन सभी चीजों में एक पॉजिटिव बात है कि इनका जो ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम हो गया। ऐसा समझना, 2023 में इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो था 1.18, 1.18, यानी 100 रुपया इनकी जेब से लगा हुआ था
और 118 रुपए का लोन लिया हुआ था। तो जो कि खतरे वाली बात है कि जेब के पैसे से ज्यादा लोन ले रखा है। अभी इन्हें पिछले 2 साल में कर्जा तो बढ़ाया, पर उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टर से और पैसा लेके अपनी इक्विटी भी बैलेंस कर ली। तो वो जो रेशियो है अब 1.18 से 0.58 आ गया। यानी आज की डेट में 100 रुपया जेब का लगा हुआ है, बाहर के मात्र 58 रुपए लगे हुए हैं। और अब क्योंकि इस आईपीओ से 721 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं और उसमें बताया जा रहा है कि भैया 550 करोड़ रुपए तो हम सीधे सीधे वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे, यानी अब उतना लोन लेने की जरूरत नहीं है, अब जेब का पैसा आ चुका है। सेकंड, 180 करोड़ रुपए इन्होंने जनरल पर्पस के रखे कि जनरल पर्पस है। इन जनरल पर्पस में से कुछ पैसा हो सकता है, ये डिक्लेयर नहीं किया, पर हो सकता है कर्जा चुकाने के काम आ जाए। तो डेट बड़ा है लेकिन इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो कंट्रोल्ड है। चौथी प्रॉब्लम, अगेन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंसी। 80% इनका जो बिजनेस है गवर्नमेंट से है, 20% प्राइवेट से है। अब कल को गवर्नमेंट ही बदल गई या गवर्नमेंट तो वही रही पर गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई कि अब यहाँ नहीं यहाँ पैसा लगाएंगे, तो उस केस में एक कंसर्न आ सकता है। लेकिन कंपनी का कंसर्न नहीं, इंडस्ट्री का कंसर्न है कि जो होगा फिर वो सबके साथ ही हो। आपको स्ट्रेंथ समझ में आ गई, आपको वीकनेस समझ में आ गई। अब फाइनली बात करते हैं समरी पे कि भैया इसमें पैसा लगाएं कि नहीं लगाएं। तो सबसे पहले आईपीओ के बारे में समझ लो क्या है। ये आईपीओ आ रहा है 772 करोड़ रुपए का, उसमें से 721 करोड़ रुपए कंपनी में काम आ रहे हैं यानी फ्रेश इशू है। 51 करोड़ रुपए फाउंडर के पास जा रहे हैं जो ओएफएस है। 721 करोड़ में से 541 करोड़ रुपए हैं जो वर्किंग कैपिटल में नए प्रोजेक्ट उठाने में उसके काम में जाएंगे, और 180 करोड़ रुपए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रखे कि वो भाई साहब जब जरूरत पड़ेगी किसी काम में भी लगा लेंगे। ये आईपीओ 26 अगस्त यानी कल से खुल जाएगा और 29 अगस्त तक रहने वाला है। प्राइस बैंड 92 से 97 के बीच में रखा गया है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, और मैं 10 में से इसको कितनी रेटिंग देता हूं उसकी। भैया मोरल द स्टोरी है, कंपनी की सेल बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेज है, और रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, एक्सपीरियंस फाउंडर चला रहा है, सरकार का पूरा ध्यान है। तो हर तरह से देखा जाए तो कंपनी तो बहुत बढ़िया है। फिर बात करें वैल्यूएशन की भी, कंपनी अच्छी है, महंगी है कि सस्ती है। तो आईपीओ के बाद इसका जो पी रेशियो होगा वो 30-32 के आसपास रहेगा। इंडस्ट्री का अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड 27 पी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं 27 का इंडस्ट्री है, 32 मांग रही है, ये तो बहुत ज्यादा मांग रही है। लेकिन दूसरी साइड अगर देखा जाए तो कई ऐसी कंपनियां इसी सेक्टर में जिसका 40 भी है, जिसका 70 भी है, जिसका 75 भी है, और कंपनी कह रही है कि भैया हम सेक्टर की बाकी कंपनियों से कितने अच्छे हैं, कितनी तेजी से ग्रोथ दे रहे हैं, कितने अच्छे फिगर है, तो हमारा ये रीजनेबल है। और मेरा भी व्यू ये है कि भाई ये वैल्यूएशन रीजनेबल है, इसको और ज्यादा भी आईपीओ पे लाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने कुछ छोड़ा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो लिस्टिंग गेन होने की पूरी संभावना अभी यहां से दिखती है। जीएमपी भी 20-25% की ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन जीएमपी को इंडिकेटर मत मानना, जीएमपी फाइनल नहीं है कि ग्रोथ होगी, बदल भी सकता है। लेकिन मोटा मोटी कंडीशन कह रही है कि लिस्टिंग गेन तो ये देने की अच्छी खासी संभावनाएं है। तो वैसे अच्छी कंपनी है, 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन इसके नंबर कटेंगे किस बात के? भैया काम तो सरकार ही कर रही है, सब कुछ डिपेंड सरकार पे है, सरकार बदल सकती है, पॉलिसी बदल सकती है, पैसे अटका सकती है, तो ये सब रिस्क के चक्कर में एकदम क्लीन चिट भी नहीं दे सकते। तो मेरे हिसाब से मुझे इस कंपनी को ओवरऑल में रेटिंग देता हूं 7.5। और ये जो प्रॉब्लम है ये रिस्क कंपनी की नहीं है, पूरे सेक्टर की है, और ये जब तक सेक्टर रहेगा ये रिस्क तो रहेगी। तो अब बात करते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जो कह रहा है भाई साहब मैं लिस्टिंग गेन कर लूं क्या, तो आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के अच्छे खासे चांस है कि आपको लिस्टिंग गेन हो जाए। बाकी फिर भी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप इस वीडियो के बाद अपनी खुद की रिसर्च करना, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछना, फिर डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं करना। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं, बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब बात है ये तो लिस्टिंग वालों की। अब ऐसा लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जिसको लगता है कि मेरे को हाई ग्रोथ कंपनी चाहिए तो ये हाई ग्रोथ कंपनी है, लेकिन इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। तो आप कहते हो नहीं सिर्फ मोटी रिटर्न चाहिए, रिस्क होगा, रिस्क भी होगा तो झेल लेंगे, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं हमें 100% सेफ चाहिए, हम तो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेंगे, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे तो फिर ये इस कंपनी को नहीं, इस सेक्टर को अवॉइड कर दो, क्योंकि इस सेक्टर में हमेशा रिस्क रहेगा। फिर किसी दूसरे सेक्टर की तरफ आप रुझान कीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कैसे वीडियो लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपकी कोई मदद हुई तो मुझे बताइए, और अगला आईपीओ रिव्यू किसका करना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब धीरे धीरे आईपीओ रिव्यू की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट लगेगा, मुझे चैट बॉक्स में बताते रहना, व्यूज लाइक सब्सक्राइब करते रहना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस हाई रहे।